नमस्कार, टीवी9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है कमांडर डॉक्टर अतुल भारद्वाज सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, और साथ ही मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर, जो कि एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वीडियो में ज्वाइन इन कर रहे हैं। देखिए, आज का मुद्दा यह है कि प्रिगोजिन की तरफ से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मैं कहूंगा बयान दिया गया है, जिसमें प्रिगोजिन कौन है? वो वैगनर फोर्स के चीफ है, वही वैगनर फोर्स जो कि यूक्रेन वॉर में लगातार रूस की तरफ से वैगनर फोर्स लड़ाई लड़ रही है और आगे बढ़ रही है, कामयाबी हासिल कर रही है और यूक्रेनी जवानों को मौत के घाट उतार। लेकिन उसकी चीफ अब ये बोल रहे हैं कि शांति की पहल करनी अब जरूरी हो गई है, डिफेंसिव होना बहुत जरूरी हो गया है। तो सवाल यह है कि कहीं यह इंडिकेशन पुतिन की तरफ से तो नहीं? और साथ ही हम इसके बाद जिक्र करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने क्या बहुत बड़ा बोल दिया है, जो कि अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। लेकिन पहले मैं बात करता हूं सर प्रिगोजिन की तरफ से शांति की बात कही जा रही है। वो माफ कीजिएगा, वो वैगनर फोर्स के चीफ, जिसके लिए यह जरूर कहा जाता है कि वो चेचन आर्मी जितनी जल्लाद तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, जिसने बहुत तबाही मचाई। अब वो शांति की बात बोल रहे हैं। देखिए, शांति की बात बोलना बहुत जरूरी हो गया है और आप वैगनर ग्रुप के जो चीफ अगर शांति की बात बोल रहे हैं तो उसका ये भी मतलब है कि पुतिन बोलना चाहते हैं कि शांति की ओर वो रेडी हैं शांति के लिए। पुतिन खुद नहीं बोल रहे, लीगल पोजीशन एक नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट पोजीशन नहीं लेना चाहते, बट वो इनडायरेक्टली वैगनर ग्रुप के थ्रू ये बुलवाना चाह रहे हैं कि वो भी अब नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। और काफ़ी हद तक ये नेगोशिएशंस आगे बढ़ रही हैं दुनिया भर में। आपने मैक्रोन को देखा चीन में विजिट करते हुए, वहाँ उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, उसका क्या इंटरप्रिटेशन लगाया जा रहा है। सिमिलरली आप इंडिया को भी देखें, इंडिया बहुत तरीके से अपने तरीके से बहुत इन्वॉल्व है पीस प्रोसेस में। G20 में वो बुलाना चाहता है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन की अभी न्यू दिल्ली आई थी और उनसे भी बातचीत चल रही है। तो न्यू दिल्ली इज इक्वली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन विच इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, जैसे कि वॉर प्रोग्रेस कर। ठीक है, द्विवेदी सर, क्या वाकई में जो प्रिगोजिन बोल रहे हैं वो पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि जो विरोधाभास हाल फिलहाल में नजर आया है वैगनर चीफ और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, उसका नतीजा है कि अब पुतिन से अलग लाइन लेकर चल रहा है वैगनर चीफ? देखो, जो युद्ध है वो दो पहलुओं में लड़ा जाता है, एक तो ज़मीन पर और एक होता है डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली। तो ज़मीन पर जो है इस हालत जो युद्ध है 14 महीने हो गए, तो कोई खास निर्णायक डिसीजन नहीं निकला। तो इसलिए अभी चाहते हैं कि पुतिन के किसी न किसी तरह ये युद्ध को ऐसे खत्म किया जाए। यानी आप ये बोल रहे हैं कि पुतिन भी अब थक गए हैं, वो चाहते हैं कि अब ये खत्म, ये बारूदी खेल खत्म। पॉलिटिकली आ रहा हूँ कि देखो, जमीन पर तो एक स्टेलमेट है, अगर वो स्टेलमेट तो आगे बढ़ नहीं पा रहे, और वैगनर ग्रुप ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है बॉकमुट में। अगर वो नहीं होता तो रशिया की फौज जो है इस तरह जीत नहीं हासिल कर सकती। तो अभी दो बातें हैं, एक तो है कि पॉलिटिकली काफ़ी हरकत हो रही है और पुतिन भी चाहते हैं कि किसी न किसी फेस सेविंग हो जाए, यानी कि इज्जत बच जाए। और ज़मीन पर जो है वो ना तो हारे हैं ना वो जीते हैं, यही यूक्रेन की हालात हैं। तो ये एक माहौल बन रहा है जिसमें कि ठीक है सर, लेकिन अतुल सर, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है। उधर फिनलैंड को नेटो का सदस्य बना लिया गया, अमेरिका लगातार एग्रेसिव नजर आ रहा है, तो कैसे मुमकिन हो गई? अमेरिका तो लगातार बोल रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका की जुबान यूक्रेन बोल रहा है कि अब तो हम क्रीमिया पर भी हमला कर दें। देखिए, जब वॉर चल रही है, जिस दौरान वॉर चल रही है और पीस नेगोशिएशन साथ साथ चल रहे हैं, उस वक्त दोनों वॉरिंग पार्टीज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एक ऐसी पोजीशन हासिल कर सकें, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठे, उस वक्त एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात कर सकें। आज अगर रशिया अगर बातचीत खो देता है और अगर वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठा है तो उसकी पावर कम हो जाती है नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है। सिमिलरली अगर यूक्रेन है, अगर वो क्रीमिया पर अगर कुछ भी अटैक करता है नेगोशिएशन से पहले, तो उसकी पोजीशन वो जब टेबल के ऊपर बैठता है और जब डिस्कस करता है ये सब चीज़ें, तो वो भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डिस्कस करता है, कहता है कि मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए। ठीक है सर, एक और स्टेटमेंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वीडियो की शुरुआत में, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं सर, वो चीन से अब नजदीकियों की बात बोल रहे हैं। वो चीन जो कि लगातार अमेरिका को आंख दिखाता रहा है, जो लगातार यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो एक विरोधाभास नजर आया, हालांकि डिपेंडेंसी है, लेकिन चीन तो हमें नजर आ रहा है ना कि रूस के खेम बैठा है, लेकिन अब उससे बोल रहे हैं कि उससे और ज्यादा हमें क्लोज होने की जरूरत है। ये कैसे बदला? देखो, एक तो देश का हित होता है, वो सबसे पहले होता है, और दूसरा आपका अलायंस या पार्टनरशिप का हित होता है। तो पहले से ही फ्रांस जो है वो अमेरिका के एक सम गुलाम नहीं बनना चाहते, उनकी अपनी एक
नीति अपनी रणनीति independent रही है, policy। अपनी पॉलिसी रही है और वो उस पर कायम है। और दूसरी बात है कि एक नेटो और अमेरिका का उनका थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रशिया जितना कमज़ोर हो सके वो होना चाहिए, पर नेटो ये नहीं चाहता। नेटो चाहता है कि भी रशिया कहीं ना कहीं चीन के खेमे में ना चले जाए। ठीक है, तो इसलिए वो एक बैलेंस करना चाहते हैं। दूसरा जो है ट्रेड का इनका काफ़ी एक दूसरे गठजोड़ है। ठीक है। जर्मनी, फ्रांस बहुत डिपेंडेंट है इसके ऊपर। लेकिन अतुल सर, अमेरिका से हटकर ये बयान आना है इमैनुअल मैक्रों का, क्या लग रहा है कि नेटो भी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है युद्ध के इस टाइमिंग के बीच में? देखिए, नेटो के ऊपर बहुत प्रेशर है, बिकॉज नेटो के जो मेन मेंबर्स हैं, वो मेन मेंबर्स यूएसए बेशक उसको चलाता हो, मेन उसका कोर वो यूएसए नेटो का, बट एक्चुअली जो मेन मेंबर्स हैं वो यूरोप है, और यूरोप के ऊपर इस वक्त इकोनॉमिक दबाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब इकोनॉमिक दबाव जब ज़्यादा होगा, उसके अंदर इंटरनल पॉलिटिकल खलबली मचेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेगा कि ये जल्द से जल्द खत्म। यानी सर दो बात है, मैं कंक्लूजन अब यहाँ पर देना चाहूंगा वीडियो को, कि आपने जो बोला पुतिन भी अब ये अपने अंदर से उनकी भी आवाज आ रही है कि भाई अब बहुत हो गया, अब खत्म होना चाहिए। और यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, यूरोप से भी आवाज आ रही है कि अब बहुत हो गया, ये सब खत्म होना। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा असर यूरोप पर पड़ रहा है, अमेरिका को उतना असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए यूरोप चाहेगा कि ये लड़ाई अभी खत्म हो जाए, या एटलीस्ट कम से कम युद्ध विराम तो हो जाए, ताकि और इन पर जो प्रेशर बना हुआ है वो कम हो जाए। और दूसरी बात है कि जैसे नेटो एक्सपेंड हो रही है और रशिया का बहुत ही आक्रामक रुख हो जाएगा, तो उससे क्या है, बहुत अस्थिरता आ जाएगी यूरोप के अंदर, और यूरोप के हक में नहीं है। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, शंकाएं आशंकाएं बरकरार हैं। ये तो बयान थे, ये दो बड़े बयान जिस पर हमने बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोजाना नए बड़े हथियार आ रहे हैं, जिनकी लॉन्चिंग हो रही है, जिनकी टेस्टिंग हो रही है, और लगातार जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स थी वो भी निकलकर सामने आ रहे। तो क्या वाकई में युद्ध खत्म होने की कगार पर है, या फिर जो अमेरिका ने बोला था कि 2023 तो आप मुश्किल ही मानी कि युद्ध खत्म होगा, आगे भी जा सकता है, और आगे क्या होगा, क्या विश्व युद्ध में कन्वर्ट होगा, क्या परमाणु युद्ध में कन्वर्ट होगा, अभी शायद से कहना बहुत मुश्किल है सर। बिल्कुल, पर युद्ध खत्म होने के आसार नहीं है। युद्ध और कोई शक्ल ले सकता है, कन्वेंशनल से हाइब्रिड वॉरफेयर जा सकता है, अनकन्वेंशनल जा सकता है, और समुद्र की तरफ नेवल वॉरफेयर की तरफ जा सकता है। काफ़ी आशंका है। ठीक है सर, इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।